सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सिटी को धमकाया, कहा फौरन निकलो वरना शहर कर दूंगा तबाह। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क का बयान, इसराइल कर रहा वॉर क्राइम पे वॉर क्राइम। गजा में हुए नुकसान को इसराइल ने कबूला, फिलिस्तीनी फाइटर्स ने टैंक के अंदर डाला बम, 4 इसराइली सिपाही ढेर। मदद लेकर गजा जा रहे फ्रीडम फ्लोटिला के जहाजों पर ट्यूनीशिया में ड्रोन हमला, जहाज में ग्रेटा थनबर्ग थी मौजूद। इसराइल ने सीरिया के होम्स, लताकिया और पमायरा पर की एयर स्ट्राइक्स। लेबनान में इसराइली बमबारी, 5 लोगों की मौत, 5 जख्मी। हॉलीवुड से इसराइल को लगा झटका, 1300 से ज्यादा आर्टिस्टों ने इसराइली फिल्म इंडस्ट्री का किया बायकॉट। और शुरू होने वाला है रूस ईरान गैस डील का पहला फेज। पाइपलाइन से ईरान तक पहुंचेगी रूसी गैस, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं एक्सपोर्ट को भी मिलेगी मदद। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का ये शेर, और इस शेर से आज इस शो की शुरुआत करना लाजमी समझा। आप खुद उस वजह से कनेक्ट हो जाइएगा। इसराइल का वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, जिस पर पहले से ही वॉर क्राइम के इल्जामात हैं, अब गजा के आम लोगों को खुली धमकी दे रहा है। गजा सिटी के आम लोगों को उसने बाकायदा ऐलान किया है कि गजा सिटी के लोग फौरन अपने घर छोड़कर निकल जाएं, शहर खाली कर दें, वरना पूरी सिटी को तबाह कर दिया जाएगा। मगर हकीकत यह है कि जंग में लोगों को जबरन बेघर करना, उनके घरों को मलबा बना देना, ये सब वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है। लेकिन नेतन्याहू को इसकी कोई परवाह नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा सिटी पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं और पुरानी बख्तरबंद गाड़ियों यानी कि एपीसीज को रोबोट में बदलकर इस्तेमाल करके उनसे सैकड़ों लोगों के घरों को भी उड़ा दिया है, कई टन बारूद भर के। और ये आज की भी खबर है कि इसमें तेजी आई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी धमकी में कहा कि गजा सिटी वालों, तुम्हें वार्निंग दी जा चुकी है, अब निकल जाओ। उसने ये शेखी भी भगारी कि पिछले दिनों में इसराइल ने गजा के 50 टावर यानी कि हाई राइज बिल्डिंग्स और घर तबाह कर दिए और अब जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। डिफेंस मिनिस्टर जो इसराइल का है, इसराइल काट्स जिसका नाम है, उसने भी कल एक्स पर लिखा था, आज गजा सिटी की फिजाओं में तूफान उठेगा और टेरर टावर्स की छतें हिलेंगी। कल शाम को उन्होंने एक और टावर उड़ा दिया। लेकिन दुनिया देख रही है कि ये धमकियां दरअसल गजा के आम लोगों को खौफजदा करने और बेघर करने की कोशिश है। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा सिटी के लोगों को धमकाया है कि फौरन निकल जाओ और शहर खाली कर दो वरना नतीजा भुगतो। लेकिन इसी बीच यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट चीफ वोल्कर टर्क ने इसराइल पर कड़ी चोट की है। उन्होंने साफ कहा कि इसराइल वॉर क्राइम पर वॉर क्राइम कर रहा है और गजा में आम लोगों की मास किलिंग पूरी दुनिया की ज़मीर को हिला रही है। वोल्कर टर्क ने याद दिलाया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे कहते हैं, उसने जनवरी में ही इसराइल को हुक्म दिया था कि वो नस्लकुशी यानी जेनोसाइड से बचे। लेकिन अब हालात उल्टे हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स चीफ ने कहा कि गजा का ये कत्लेआम अब रोका जाना चाहिए। दोस्तों, इसराइली हमलों ने गजा सिटी को मलबा बना दिया है। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक सिर्फ इतवार को अब तक 50 से ज़्यादा बिल्डिंग्स ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। 100 से ज़्यादा इमारतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। जो दर्जनों लोग शहीद हुए हैं कल आज सुबह से, उसके बारे में मैं जिक्र करके आपके दिलों को सुबह सुबह तो नहीं दुखाऊंगा, उनकी तादाद मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन सबसे दर्दनाक है कि 200 से ज़्यादा टेंट्स यानी खेमे जिनमें बेघर फैमिलीज रह रही थी, उन्हें भी इसराइली बमबारी ने तबाह कर दिया। यानी नेतन्याहू धमकी देता है और इसराइली फ़ौज उसे अमली जामा पहनाती है। इसराइल के नुकसान की खबर कंफर्म हो चुकी है। इसराइल ने बाकायदा मान लिया है कि कल गजा में उसके 4 फौजी एक ही टैंक के अंदर मारे गए और ये बड़ा अलग किस्म का ऑपरेशन था। इसराइली मिलिट्री के बयान के मुताबिक
कल सुबह करीब 6 बजे नॉर्थ गजा के शेख रदवान इलाके में 3 फलस्तीनी फाइटर्स आए और इसराइली पोस्ट को निशाना बनाया। उन्होंने टैंक के अंदर, पहले टैंक पर चढ़े, फिर टैंक के अंदर एक्सप्लोजिव डिवाइस फेंका, उसके हैच खुला होगा उससे, और फिर धमाका हो गया और फट गया वो बम। धमाके में टैंक के अंदर मौजूद 4 इसराइली फौजी वहीं ढेर हो गए टैंक के अंदर। एक और सिपाही जख्मी हुआ है। इसराइल ने यह भी कहा है कि जवाबी गोलाबारी में 3 में से 2 हमलावरों को भी हिट किया गया। अब तक इसराइल ने 3 मारे गए फौजियों के नाम जाहिर किए हैं, लेकिन चौथे सिपाही का नाम अभी रोका हुआ है। यानी गजा की जंग में एक बार फिर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने इसराइल को सीधा और बड़ा झटका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने यह हमला गजा में इसराइल के आर्मी कैंप के करीब यानी आईडीएफ की नाक के नीचे किया है। हमने ये कल ब्रेकिंग के तौर पर कल शाम आपको दी थी, कल शाम वाले शो में, और हमने कहा था जब ये कंफर्मेशन होगी, तस्वीरें होंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। अब तो इसराइल ने खुद ही मान लिया है, लिहाजा ये खबर आपके सामने कुछ नई डिटेल्स के साथ पेश कर दी। अगली खबर भी वाकई डर फैलाने की एक खतरनाक हरकत है। गजा तक मदद पहुंचाने के लिए जो बड़ा काफिला फ्रीडम फ्लोटिला अपने दूसरे पड़ाव से रवाना होने वाला था, उसी का लीड या मेन जहाज, जिसे फैमिली बोट कहा जा रहा है, उस पर हमला हुआ है। कई सारे जहाज मिलकर गजा जा रहे हैं, लेकिन पड़ाव के तहत ट्यूनीशिया में रुके हैं। वहां से कई और जहाज इकट्ठा होकर गजा की तरफ बढ़ेंगे। खबरों के मुताबिक ये हमला ट्यूनीशिया के बंदरगाह सीदी बो सईद में जहाज के खड़े होने के दौरान ही हुआ, यानी लंगर पड़ा हुआ था तब हमला हुआ। नाव पर एक धमाका हुआ या छोटे जहाज पर एक धमाका हुआ, जिसे लेकर क्रू ने कहा कि ड्रोन ने हमला किया। धमाके के बाद नाव पर मौजूद लोग चिल्लाते सुने गए, फायर, वी हैव बीन हिट। गनीमत ये रही कि सारे मुसाफिर और क्रू मेंबर्स महफूज हैं, मगर जहाज को नुकसान हुआ है। अरबी मीडिया ने दावा किया है कि ये ड्रोन हमला इसराइल ने किया है, लेकिन अभी तक आईडीएफ या फ्लोटिला की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है। याद रहे कि इस काफिले में मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं और उनका मकसद है इसराइल की समुद्री नाकेबंदी को तोड़कर गजा तक मदद का सामान पहुंचाना। वो हमला हुए जहाज पर ही थी ग्रेटा थनबर्ग, यानी गजा की तरफ जाते ही नहीं बल्कि बंदरगाह से निकलने से पहले ही इन नावों, इन जहाज़ों को खौफजदा करने और रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन ये लोग गजा तक जाने का अहद कर चुके हैं। याद है राहत इंदौरी साहब का शेर, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ। एक वीडियो सामने आया इस हमले का, ऊपर से रोशनी आती है, लगता तो यही है कि कोई ड्रोन या किसी बम को गिराया गया। हाँ, इतना बड़ा हमला था कि जिससे लोग दहशत में आ जाएं, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। डर फैलाने की एक और खबर सुनिए। सीरिया के 3 अहम शहरों होम्स, लताकिया और पामायरा के इर्द गिर्द इसराइल ने एक साथ एयर स्ट्राइक्स की हैं। सीरियन स्टेट मीडिया ने कहा कि यह हमला सीधे तौर पर सीरिया की सॉवरेनिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर चोट है। सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके इसे खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट बताया। मीडिया रिपोर्ट्स ने स्ट्राइक के साइज और नुकसान पर कुछ डिटेल्स नहीं दी हैं। असल बात यह है कि इसराइल कई साल से सीरिया के मिलिट्री स्ट्रक्चर को बमबारी से तबाह कर रहा है और गजा की जंग के बाद से तो उसने इस कैंपेन को और तेज़ कर दिया है, बशर के ज़माने में ही तेज़ कर दिया था। यानी गजा के बहाने पूरे रीजन में दहशत और अस्थिरता यानी कि अनस्टेबिलिटी फैलाना उसका असल मकसद लग रहा है। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां इसराइल का नाम आ जाता है। किसी भी मुल्क को उठा लो, इसराइल उसमें मुलव्विस है। अब बताओ लेबनान में हमले की क्या ज़रूरत है, जबकि वहां 10 महीने होने को आए, किसी ने फुलझड़ी तक नहीं छोड़ी इसराइल की तरफ। मंडे को इसराइली फौज ने ईस्टर्न लेबनान में हमले किए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इन हमलों में कम से कम 5 लोग मारे गए। 5 लोगों की मौत बहुत बड़ी खबर होती है और 5 लोग और जख्मी हुए इन हमलों में। इसराइल का बहाना वही पुराना, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ठिकाने लगाना। लेकिन दिलचस्प ये है कि लेबनान की हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म यानी निहत्ता करने का प्लान लागू करने वाली है, लेकिन डिटेल्स उस हुकूमत ने शेयर नहीं की।
अब सोचिए, हिजबुल्लाह ने 10-11 महीनों से चुप्पी साध रखी है, फुलझड़ी तक नहीं छोड़ी, पटाखा भी नहीं फेंका इसराइल की तरफ। लेबनान की सरकार डील की बात कर रही है और इसराइल है कि वहीं पर धमाके किए जा रहा है बेखौफ। ना हिजबुल्लाह रोक पा रहा, ना लेबनान की हुकूमत रोक पा रही, ना दुनिया में कोई और ताकत रोक पा रही, ना हिजबुल्लाह की हिमायती रोक पा रहा है, ना लेबनान की हिमायती रोक पा रहा है। यानी साफ है कि इसराइल का असल मकसद हिजबुल्लाह नहीं बल्कि पूरे रीजन में डर और तबाही फैलाना है। गजा में सीज़फायर कब होगा, ये सवाल आजकल फिर से जोर मारने लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमास को दी गई लास्ट वार्निंग और हमास का राजी हो जाना इस सवाल की बड़ी वजह बन रहा है आजकल। तो आपको बता दूं कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो होस्टेज डील फ्रेमवर्क अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है, वो ज़्यादा कामयाब होता नहीं दिख रहा। प्रपोजल ये है कि पहले 48 घंटों में हमास सारे बचे हुए होस्टेजेस को रिहा करेगा, जिंदा और मुर्दा सभी। बदले में अमेरिका गारंटी दे कि इसराइल दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा। इसके साथ ही इसराइल को हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, जिनमें तकरीबन 250 लोग वो हैं जिन्हें इसराइल ने उम्र कैद की सज़ा दी है, क्योंकि इन पर इसराइलियों की मौत वाले अटैक्स में शामिल होने का इल्ज़ाम है। लेकिन पेच ये है कि हमास ये मानने को तैयार नहीं कि बिना ठोस गारंटी दिए वो सारे होस्टेजेस छोड़ देगा, क्योंकि ऐसे में उसके हाथ नंगे हो जाएंगे, निगोसिएशन को बाद में कुछ बचेगा नहीं। इसराइल जब जी चाहे जहां जी चाहे हमला करके उन्हें मारेगा। पहले भी हमास ये डिमांड रख चुका है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन पास हो जिसमें साफ लिखा हो कि अगर इसराइल दोबारा जंग छेड़े तो उसके खिलाफ सजा देने वाला एक्शन होगा। यानी खेल वही पुराना है। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं आनन फानन में होस्टेजेस को छोड़ो और बाद में शर्तें हम तय करेंगे, जबकि हमास कह रहा है कि पहले असली गारंटी दो वरना सब धोखा माना जाएगा। रशिया और ईरान गैस डील का पहला फेज शुरू होने वाला है। ईरान के लिए थोड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। रशिया अपनी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस एक्सपोर्ट प्लान किया पहली खेप अगले कुछ महीनों में ईरान को देने वाला है। ईरान इस गैस का एक हिस्सा अपने नॉर्थ रीजन्स के लिए यूज़ करेगा और जो सरप्लस बचेगा उसको अपने प्रोडक्शन के साथ मिलाकर रीजनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करेगा। यानी रशिया की और ईरान की गैस मिलन करेगी और फिर मार्केट में बिकेगी। मॉस्को में बैठने वाले ईरान के एम्बेसडर काजिम जलाली ने कहा कि अगले हफ्ते दोनों मुल्कों के ऑफिशियल्स गैस के दाम फाइनलाइज करने के लिए मिलेंगे। सारी बातें तय हो चुकी हैं, बस प्राइस का, दाम का मसला बाकी है। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे और तीसरे फेज के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे जिसमें रशिया इन्वेस्टमेंट करेगा। गैस सप्लाई अज़रबैजान के रास्ते पाइपलाइन के जरिए होगी और पहले फेज में रशिया से ईरान को 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हर साल मिलेगी। 1.8 बिलियन पर ईयर, मतलब सीधा फायदा दोनों का है। रशिया को नया मार्केट मिलेगा, माल मिलेगा और ईरान का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। दुनिया भर में बायकॉट मुहिम चलने के बाद हॉलीवुड के सितारे भी इसराइल के खिलाफ हो गए हैं। 1300 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने एक बायकॉट की कसम खाई है। सुनिएगा, बड़े बड़े लोग भी हैं इसमें। गजा जंग ने अब फिल्मी दुनिया को भी हिला दिया है। आयो एडिबिरी, मार्क रुफोलो, रिज अहमद, टिल्डा स्विंटन, ओलिविया कॉलमैन और जेवियर बार्डेम जैसे बड़े नाम और उन 1300 से ज़्यादा आर्टिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने मंडे को एक बयान जारी करके कह दिया कि बस अब और नहीं। ये सब लोग वादा कर रहे हैं कि वो इस्राएली फिल्म इंस्टीट्यूशंस के साथ काम नहीं करेंगे, चाहे वो फेस्टिवल्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, सिनेमा हों या प्रोडक्शन कंपनीज हों। जो भी इस्राएली होगा, जो भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जुल्म और जेनोसाइड में शामिल है, उनके साथ ये सितारे काम नहीं करेंगे और कलाकार काम नहीं करेंगे। इन आर्टिस्टों ने कहा कि गजा में इसराइल ने 64,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मार दिया और पूरी टेरिटरी को लगभग खाक में मिला दिया। अब हम भी उसी तरीके पर चल रहे हैं जैसे कि फिल्म मेकर्स यूनाइटेड अगेंस्ट अपार्थाइड ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के वक्त बायकॉट करके दिखाया था। इन कलाकारों ने कहा कि जो भी जेनोसाइड और अपार्थाइड को वाइट वॉश करता है, उस पर लीपापोती करता है या उस सरकार के साथ पार्टनर बनता है जो ये जुर्म कर रही है, वो भी साजिश का हिस्सा है।
दोस्तों, इसका मतलब है कि अब इसराइल को सिर्फ सियासी नहीं, फिल्मी दुनिया में भी तन्हा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये हॉलीवुड के कलाकारों की रीढ़ की हड्डी है। क्या आपने बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, चॉलीवुड, टॉनीवुड, मॉर्नीवुड, कोई सी भी वुड जो इधर साउथ ईस्ट एशिया के हैं, वहाँ से ऐसी कोई खबर सुनी? उनकी रीढ़ की हड्डी सही से काम तो कर रही है या नहीं? अगर उन्हें लगता है कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत है, तो क्या उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए कुछ किया? पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।